नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। बांग्लादेश में 5 दिन के भीतर 80 हमले, 6 लोगों की मौत। बांग्लादेश में क्या अल्पसंख्यक असुरक्षित है? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करना क्या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है? क्या विपक्ष का इसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए? अचानक सीए का ऊंचे सुर में गुणगान भारत के अंदर शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गुणगान वही लोग कर रहे हैं जो अब तक सीएए को अल्पसंख्यकों का दुश्मन बता रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वही लोग आज पलट के पूछ रहे हैं कि सीए कहां है, सीए के नियम कब बनेंगे। हैरानी की बात यह है कि 2020 में सीए के विरोधी अब 2021 में अचानक इसके समर्थक कैसे हो गए? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा पर विरोध की आग नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक चल रही है। ये विरोध प्रदर्शन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के सामने हो रहा है। यूएन ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला उसके संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के 2 रंग देखने को मिले। पहला रंग असम के गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ नारेबाजी का दिखा। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, खासकर दुर्गा पूजा के समय में, जहां हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, काफ़ी वैंडलिज्म हो रही है। उसके मद्देनज़र रखते हुए आज गुवाहाटी में, असम में कई जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ है। कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट निकाला है। आज गुवाहाटी के डेप्यूटी बांग्लादेश हाई कमिश्नर के ऑफिस में प्रोटेस्ट किया गया है, जहां पे उन लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है थ्रू द डेप्यूटी हाई कमिश्नर बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ये लोग, ये जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी है उनको सुरक्षा दिया जाए, उनके डिग्निटी को सुरक्षा दिया जाए, और जल्द से जल्द ये जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, खासकर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जो तोड़ फोड़ हो रहा है मंदिरों को, वो रोका जाए और जो हिंदू कम्युनिटी है उनको सुरक्षा दिया जाए। कोलकाता में भी बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं पर हमले को मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का एक रंग बाकी था, वो रंग था सियासत का, और सियासत के रंग को तस्वीर में भरने का काम कांग्रेस ने किया। हिंदुओं पर हमले को सीएए से जोड़ दिया। सीए की मुखालफत अपनी जगह पर है, उसको सीए को लेकर पूरी दुनिया में भारत की और नरेंद्र मोदी की निंदा हुई है, और आज भी वो चल रहा है सिलसिला। जहाँ तक कि बांग्लादेश में जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, और भारत सरकार को और या प्रधानमंत्री को सीधे वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए, और वहाँ के अल्पसंख्यकों को उनकी हिफाजत हो, उनकी सुरक्षा हो, इस बात का एक तरह से दबाव देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के सवाल लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन से मुलाकात की। उन्होंने तस्वीरें साझा की। लिखा कि बंगाली सनातनी हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों के संबंध में कोलकाता के डिप्टी हाई कमीशन से अपनी चिंता व्यक्त की। हम हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर अन्याय हुआ हो। शुवेंदु अधिकारी के ट्वीट के बाद मुद्दे पर सीएए का रंग और उभरकर सामने आया, जब कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने कहा कि सीएए सरकार का महज एक छल था। उन्होंने लिखा, सीएए भारत में चुनाव जीतने के लिए महज एक राजनीतिक हथकंडा था, न कि उपमहाद्वीप में धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए था। 2 साल से सीएए नियम क्यों नहीं बनाए गए? क्या उत्पीड़न के बाद आए एक भी अफगान, सिख या बांग्लादेशी हिंदू को अब तक नागरिकता दी गई है? बोलना आसान है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की बात में सीएए की एंट्री हुई तो शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी सीएए के सियासी रथ में सवार हो गईं। उन्होंने लिखा कि दुर्गा पूजा समारोह पर हमला, इस्कॉन मंदिर पर हमला, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों पर हमले, भारत सरकार की ओर से चिंता का एक शब्द भी नहीं। कहां है बहुचर्चित सीएए?
बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला हिंदुओं पर कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बांग्लादेश में ऐसे हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आश्वासन दिया कि जांच होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और बीते शुक्रवार इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले के बाद विरोध की आग नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक अब जल रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स तक भेजने की मांग कर दी है। वीएचपी के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पुख्ता की जाए, नहीं तो वहां हिंदू खत्म हो जाएंगे। कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए यदि उनको लगता है कि वो असफल हैं, तो 1971 की तरह वो भारत सरकार से मदद की अपील कर सकते हैं। उस समय मुक्ति वाहिनी चलाई थी पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए। अब लगता है रिपीट 97, रिपीट मुक्ति वाहिनी जिहादियों के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए एक और इस प्रकार का क्रम चलाने की जरूरत यदि लगती है, सरकार बांग्लादेश की आगे बढ़े और हम भारत सरकार से अपील करेंगे उनकी सहायता करें। सच है, बांग्लादेश ये मानता है कि दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक कट्टरपंथियों ने करीब 50 दुर्गा पंडालों पर हमला किया है, कई गांवों पर हमला हुआ है, घर जलाए गए हैं। लेकिन बांग्लादेश सरकार आज भी ये कहती है कि ऐसी कट्टरपंथियों को समर्थन सरकार का नहीं मिल रहा है। Particularly, there are 32,180 mondops celebrated Durga Utsav this year, Durga Puja this year, but 50 to 60, less than 50 to 60 mondops were under attacks of the religious fanatics. That is very unfortunate. We don't support, we denounce this heinous attack, because Bangladesh has a tradition of 1,000 years of communal harmony. One single mall shares masjid and temple, masjid and pagora. So this is the country where we live in, and we have been fighting since the history. You see, we fought against the Pakistan who killed us in the name of the religion. We stand against them and we won in the 1971 16 December. So this Bangladesh never welcome, never. तो अचानक भारत में सबको सीए की याद क्यों आ गई? गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हैं। मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक और ब्रिजेंद्र नंदन दास डायरेक्टर हैं इस्कॉन के। आपसे पूछना चाहती हूं पहले, गुरु प्रकाश पासवान, आज सब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना सीए की बात की पिछले साल, उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया? देखिए पद्मजा, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पानी पीपी करके विरोध किया था, और आज यही लोग, मतलब इनके दोहरे मापदंड, इनकी हिपोक्रेसी तो की सीमा है कि नहीं है? हमें याद नहीं है क्या? सीए हटाओ, शाहीन बाग में क्या हुआ था? सीए क्यों लाया जा रहा है? सीए गैर संवैधानिक है। हम लोगों ने तब भी कहा था और हम आज भी कहते हैं, और हमने पहले भी कहा है, पूरे दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू भाई बहन है, उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही, काफी वर्षों से कर रही है। कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ और अन्य सारी विपक्षी दलों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी भी उनकी अकड़ ठिकाने में नहीं आई है। अफगानिस्तान में सिखों के साथ क्या हुआ? अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ डेली बेसिस पे क्या होता है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अब भी अगर किसी की आंखें बंद है तो मुझे बहुत दुख होता है। और आप जानती होंगी पद्मजा कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो मेजोरिटी हिंदू समुदाय के लोग हैं, उसमें अधिकतर दलित समाज के लोग हैं। तो सीएए से दलितों को लाभ मिलने वाला था और इस सीए का विरोध कर रहे थे। आज मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी मित्रों से कि क्या अपने पोजीशन को रीअसेस करने को तैयार हैं? आर दे गोइंग टू रीथिंक? आप पुनर्विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, कि अभी आप नहीं होने देंगे? मनोजीत मंडल, कर रही है। अब दुख हो रहा है कि 2020 में विरोध अगर नहीं किया होता तो शायद अभी तक सीएए लागू हो जाता। इतनी हंसी आ रही है। आपको पता है, अगर हम मान भी लेते हैं तो जब अब जो हो रहा है उन लोगों के एंट्री हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सबको पता है 2014 काट ऑफ डेट है। कितना लोगों को गुमराह करोगे यार? तो अगर इतनी हंसी आपको आ रही है तो कुणाल घोष को पूछ लीजिए कि आज वो सीए का राग क्यों अलाप रहे हैं। आपको जितनी हंसी आ रही है उतनी हंसी उनको भी आनी चाहिए थी ना। इतना हास्यास्पद बयान फिर कुणाल घोष क्यों दे रहे हैं? आज तो वही पूछ रहे हैं कि कहाँ है सीए, कहाँ है सीए, कहाँ है सीए, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाइए सीए से। उसने क्या क्या कहा, इसके लिए तो हम यहाँ डिफेंड करने के नहीं बैठा हो। हमारा जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है रिलीजन के आधार पर, अभी कोई तो हिंदुओं के लिए बिल्कुल जगह दीजिए।
लेकिन दूसरे देश में, चाहे आप म्यांमार ले लो, श्रीलंका ले लो, वहाँ का माइनॉरिटीज का क्या होगा? वहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन हो रही है। यही हमारा आदत। अभी ये बात मान लो ना, माइनॉरिटीज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रिलीजन के आधार पर अगर आप सिटीजनशिप दोगे तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड भाई, पर यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं रिलीजन के आधार पर ही हो रहे हैं ना मनोजीत मंडल साहब। सुनिए मैडम जी, बात सुनिए। अभी जो यहाँ हमले हो रहे हैं वो इसलिए तो हो नहीं कि दो कारें टकरा गई तो हमला हो गया। हमले हो रहे हैं, हम सब कंसर्न है, हम सब कंसर्न है, बात कर रहे हैं बांग्लादेश से। लेकिन बीजेपी इनके लिए आंसू बहा रही है। बांग्लादेशी को बीजेपी ने टर्माइट कह रहा था 2 साल पहले। नहीं, घुसपैठियों को बोला था, घुसपैठियों को बोला था, घुसपैठियों को बोला था। घुसपैठियों और आम आदमी में बहुत फर्क होता है सर। आपके घर में कोई घुसेगा तो आप भी निकालेंगे ना, या उसके लिए नाश्ता लगाएंगे? नहीं, 12 लाख हिंदू जो डिटेंशन कैंप में है, जो बंगाली हिंदू है आसाम में, आप फर्क करोगे? वो कोर्ट के ऑर्डर पे है, आप क्यों लोगों को भटकाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर डिटेंशन सेंटर बने हैं। फिर से इस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप, मुद्दे को भटकाने वाली, लोगों को भटका रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। जो एनआरसी आप ये नहीं बताते ना, डिटेंशन सेंटर बताते, ये नहीं बताते कि डिटेंशन सेंटर बनाने को बोला किसने? कोर्ट ने बोला है। और कल को कोर्ट आपको बोलेगा ना, आप भी बनाएंगे। जो भी बोला, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार को बोलेंगे तो आप भी बनाएंगे। कैंप नहीं है, अरे जो भी बोला हम वापस करेंगे। ये डिटेंशन कैंप नहीं है। या हो सकता है शायद आप ना करें, क्योंकि आप कोर्ट की नहीं मानते हैं, हो सकता है शायद आप ना करें। ये प्रिंसिपल स्टैंड है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। चलिए, ये राइट्स के खिलाफ है। गुरु प्रकाश नहीं, मंडल जी को हंसी आ रही थी। मंडल जी, आपकी सरकार में और वहाँ पे बहुत अंतर नहीं है। आपके यहाँ भी दुर्गा पूजा पंडालों पे आक्रमण होता था, तब आपने कुछ नहीं किया, और अब कुछ भी नहीं हुआ। आप पूजा नहीं करना, गलत बात है। ये मंडल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा ये लोग। अच्छा ठीक है, का परिचय दो। मैं लेकिन मेरे को जवाब देने का टाइम नहीं है। मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है इस तरह शांति। ठीक है, चलिए भाई। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है? पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की यही स्थिति है, और ये पूरा देश जानता है। 2 मई को खेला होबे के नाम पे क्या किया था आप लोगों ने? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कल आपके मगरमच्छ के आंसू कहाँ गए थे? 2 मई को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर किस प्रकार मिशन हत्या की गई थी? मंडल जी, आपको जवाब देना होगा। आप राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, कम से कम इस प्रकार इन संवेदनशील मुद्दों अरे हम नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। एक सेकंड प्रोफेसर मंडल, इससे पहले कि आप जवाब दे, विजेंद्र नंदन दास जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूं, क्योंकि लगातार उनके पास खबरें आ रही होंगी। 5 दिन हो गए विजेंद्र नंदन जी, क्या अब हमले बंद हुए हैं? क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने बोला है कि हमने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। क्या कम से कम अब हमले थम गए हैं? ऐसी स्थिति अभी भी बहुत लोग हमारे भक्त डरे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय इस्कॉन के 100 से ज़्यादा केंद्र हैं पूरे बांग्लादेश में, और जिसमें 70 बड़े बड़े मंदिर हैं इस्कॉन के। और आप सबको मानो कि इस्कॉन के द्वारा सनातन धर्म का प्रचार, भगवद गीता, हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे विश्व में एक कीर्तन भजन किया जाता है, प्रचार प्रसार हो रहा है, और बड़े शांति स्वभाव से हो रहा है। कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन जहाँ बांग्लादेश में जो हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है और दर्दनाक है। मानव समाज की सभ्यता के ये बिल्कुल खिलाफ है। अभी हमारे भक्त जो है, एक वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, जला दिया गया उनके घरों को। अभी भी लोग डरे। तो हम चाहते हैं कि हमारी पहली डिमांड यही है कि जितनी से जितनी जल्दी हो रह रहे हैं, अपना पूजा पाठ करें, शांति स्वभाव से उनकी सुरक्षा निश्चित किया जाए। और 24 घंटे जितने मंदिर हैं, इस्कॉन के तो 100 से ज़्यादा मंदिर की, और वहाँ पे जितने दुर्गा मंदिर हैं, शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, बहुत से मंदिर हैं वहाँ पे। विजेंद्र नंदन जी, ये बताइए कि इस ऐसे हमलों के पीछे आखिर वजह क्या है? एक हमला हुआ, उसके पीछे बताया गया कि बेअदबी की गई, फेसबुक पर कुछ ऐसा लिखा गया। एक और हमला हुआ, उसके पीछे बताया गया कि कुरान की शान में कुछ गुस्ताखी हुई है, उसको दुर्गा पूजा के पंडाल में रख दिया गया। पर ये लगातार जो हमले होते जा रहे हैं, फिर गांव के गांव जला दिए गए, इसके पीछे क्या सोच है, क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये सब? बहुत
बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। देखो आप सब हम जानते हैं, एक कहावत है कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ये बहाना लगा करके ऐसा किया जा रहा है नहीं? ऐसा कुछ है, करना कुछ कहते हैं, बहाना कुछ बनाते हैं, है नहीं? लेकिन ये सब इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो जाएगा तब सब पता चलेगा। जैसे कहते हैं कि वास्तव में ये न तो गुंडे थे न आतंकवादी थे, ये बहुजन समाज के लोग आकर के समुदाय के लोग ऐसी घटना की है। हम भक्त लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडाल सजा हुआ है, सब अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इतनी भारी संख्या में आकर के तोड़फोड़ शुरू करते हैं, मारपीट शुरू करते हैं। हमारे एक भक्त को ले जा करके और उसको बर्बरता से उसकी हत्या कर तालाब में फेंक देते हैं। क्या यही इनका धर्म है? ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए इस काम चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश सरकार को अंकुश लगाना चाहिए इस हिंसा पे। बेशक और सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। पर एक सवाल आपसे ये भी पूछती हूँ कि जो ये अब इसके आसपास राजनीति शुरू हुई है, खासतौर पर भारत में, सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतनी चुप्पी क्यों? जो लोग मानवाधिकारों का बात करते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर चुप, जो सीए का विरोध कर रहे थे आज वो भी चुप, या फिर वो सरकार से ही सवाल पूछे। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम इन सब राजनीतिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो इंसान की बात करते हैं। किसी भी इंसान को जीने का हक है। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं। यू हैव नो राइट टू किल एनीवन, है नहीं? अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो दूसरों को आप क्यों मारना चाहते हैं? जैसे आपकी जान प्यारी है ऐसे सबकी जान प्यारी है। इतना इसका मतलब नहीं कि आप बहुसंख्यक समुदाय के हैं तो आप अब सचों को ऐसे मार दे के भगाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। और बिल्कुल प्रोफेसर मनोजीत मंडल, जो विजेंद्र नंदन जी बता रहे हैं, यही आशंका पहले भी जताई गई थी। बार बार आप ये बोलते हैं कि अरे हाँ, कट ऑफ तो है 31 दिसंबर 2014 की, पर सोचिए अभी चीजें इतनी बुरी हैं तो पहले अगर जो लोग इससे निकलना चाहते थे उनको कम से कम हक तो मिलता। प्रोफेसर मंडल, चीजें और खराब ही हुई हैं। प्रोफेसर मंडल, ये बात अभी अपने हम बांग्लादेश से फ़ोन किए थे, क्योंकि हम मिनट में हम वहाँ पे फ़ोन करके बात कर रहे हैं। वास्तव में समस्या यही कि सरकार तो कहती है कि हम ये करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक काम हो नहीं रहा है। ये बड़ी दिक्कत है। ये सच्चाई अभी प्रोफेसर मंडल पता चला है कि भी ये सच्चाई फोन किए थे। ये समुदाय विशेष को टारगेट करके उन पर हमला किया जा रहा है। आप चुप क्यों हैं इस बात पर? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं है, हम सब काम कर रहे हैं। ममता दी इज इन टच विद द गवर्नमेंट, कोई चुप नहीं रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है? मोदी साहब तो 4 महीने पहले वहां पर गए थे ना, बात नहीं कर सका। वहाँ गए थे, वहाँ पे वो ठाकुरबाड़ी में गए थे, तब क्या? ये बात छोड़िए, देखिए। नहीं, ये बात छोड़िए नहीं। आपका ये सवाल मैं पूछूंगी गुरु प्रकाश से। आप ये बताइए कि अगर कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ये कट्टरपंथी हैं? जो कि बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे? आप मानते हैं कि कट्टरपंथी है, ये इस्लामिक कट्टरपंथी है और इनकी भर्त्सना करते हैं? सबको पता है वहाँ राजाकार है, वहाँ सबको पता है वहाँ क्या चलती है, सबको पता है। हम सबको पता है, क्यों नहीं है? वहाँ जमात है, सबको पता है। और जमात कट्टरपंथी है? नहीं, एक सेकंड, आप जमात को कट्टरपंथी मानते हैं? क्या है? सॉरी बोलिए। आप जमात को कट्टरपंथी मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? जो भी तो जमात के मदरसे क्यों चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में? जमात हो, रामात हो, आरएसएस हो, अगर जमात कट्टरपंथी है तो उनके मदरसे पश्चिम बंगाल में क्यों चल रहे हैं? कट्टरपंथियों को आप मदरसे क्यों चलाने दे रहे हैं? जमात में बहुत अंतर है। आप जो जमात बोल रहे हो, जो जमात में अंतर है, ये जो है उस सबको बांग्लादेश में इनको घोषित किया गया है बैन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सबको पता है बांग्लादेश की जमात कट्टरपंथी है, यहाँ पर वो शांति के शांति दूत है। अरे कौन है शांति का दूत है? यहाँ पर यहाँ कोई जमात नहीं है। जिस जमात के बारे में आप बात कर रहे हो बांग्लादेश, वो बंगाल में नहीं है। अच्छा है, आपको पता भी नहीं है। जेएमबी नहीं है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में जेएमबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जेएमबी पश्चिम बंगाल में कैसे होगा? आपको क्या पता? ये टेररिस्ट है, हमने पकड़ा है। चलिए गुरु प्रकाश, गुरु प्रकाश जवाब दीजिए। ये कट्टरपंथियों की निंदा कर रहे हैं, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। पकड़ी है, पता भी नहीं है। सुन लीजिएगा,
अरे आप सुनिए पहले, आप वो हिंदुओं के बारे में बंगाल में बोल रहे थे ना, अब यूपी में दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो रही है? कानपुर में दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो रही है? अब कोरोना के पार्टी को बदनाम मत करिए मंडल जी, अपनी पार्टी को बदनाम मत करिए आप। देखिए, आपसे सिंपल सा सवाल पूछा गया, लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित हैं, इससे दुख होता है। आप अभी मंडल जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता। मंडल जी, आप खुद बोलो, दूसरे को बोलने ना, इस प्रकार की डिबेट नहीं। अरे आप शांतिपूर्वक सवाल करते हैं, आप शांतिपूर्वक। अच्छा, आप सावरकर को मत लाइए बीच में, आप फिर हम अब कहीं और ही चले जाएंगे। ये बिल्कुल क्लासिक टैक्टिक है, जब डिबेट को भटकाना होता है बोल दीजिए अरे नहीं तो आरएसएस ने ऐसा किया, सावरकर, अंडमान, छोड़िए वो सब छोड़िए, अभी बांग्लादेश पे ही फोकस रखते हैं। गुरु प्रकाश, थोड़ा ईमानदारी का परिचय दीजिए मंडल जी, और स्वीकार करिए आप जमात में अंतर कर रहे हैं, आप जमात में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां का जमात खराब है, यहाँ का जमात अच्छा है। कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आपका यही सोच है। देखिए, इस प्रकार से नहीं होता है मंडल जी, टीएमसी नहीं है मंडल जी, ये टीएमसी नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है देश में। ये टीएमसी नहीं है जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है। अरे आप सुनो तो बीच में बोलना, जब मौका मिले तो बोलना आप। प्रोफेसर मंडल, आपको मुझे 1 मिनट के लिए आपका ऑडियो कम करना पड़ेगा। गुरु प्रकाश को अपनी बात बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी बोलिए। देखिए, ये उचित नहीं है मंडल जी, आप स्वयं बोलते हैं, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं। इस देश में लोकतंत्र है, ये टीएमसी नहीं है जहाँ तानाशाही चल रही है। पहली बात, आप जमात में अंतर कर रहे हैं, आप जमात में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। दुख इस बात से होता है कि आप रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक कट्टरपंथ को एक समस्या नहीं मानते हैं, आप उस पर राजनीति करते हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप लगातार अपने सरकार की नीतियों को उठा करके देख लीजिए, मदरसों को सपोर्ट करने की बात हो, दुर्गा पूजा पंडालों में आक्रमण होने की बात हो, 2 मई की हिंसा की बात हो, आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसको स्वीकार करना चाहिए आपको। और अभी भी आपके आंख में पानी नहीं है, अभी भी आपके आंख में पानी नहीं है, ये सुन के बड़ा दुख होता है, ये बहुत दर्दनाक है। क्या आप लोग, मैं एक साधारण सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग सीएए पे अब पुनर्विचार करने को तैयार हैं, हाँ या ना? क्या अभी आपके आंख में कोई पानी आया, हाँ या ना? अब आप पुनर्विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे सिंपल आप जवाब दीजिए। और आप लोग गलत है। पहली बात ये है, आप सीए का हम अगर अपोज करेंगे तो आप क्या सुनोगे? आप सुना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो 2 सालों से कि नोटिफाई नहीं कर रहे हो? आपको पता है आप क्यों नहीं करेंगे? असम में जो लोग को आप यहाँ से धकेल के बाहर करना चाहते हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब पहले आप करके देखो ना, असम में पहले करो ना, पहले आप असम में आप पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए ना। अभी आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है, आपको उस बात का दुख है, आपको उस बात का दर्द है, तो उन लोगों को शरण दीजिए ना। आप विरोध क्यों कर रहे थे 1 साल से? प्रिंसिपल ऑपोजिशन रिलीजन के आधार पर सिटीजनशिप करने के लिए रहेगा। अगर माइनॉरिटी को हो कि इस देश की माइनॉरिटी, यहाँ पर माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्या हमारा ऑपोजिशन सुनते हो? आप क्यों नहीं उनको लागू करते? और आपको चलते चलते एक बात और बता सुनिए, 2019 में लिखित में एक ब्रिजेंद्र नंदन जी को भी सुनना चाहिए और गुरु प्रकाश को, और खास तौर पर हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए। 2019 में गृह मंत्रालय ने संसद में एक रिटन रिप्लाई दिया जिसमें उन्होंने क्या बोला? जी किशन रेड्डी, जो कि उस वक्त गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसे इनपुट्स हैं कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश बर्दवान और मुर्शिदाबाद में मदरसे चला रहा है, जिसके जरिए लगातार लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और हमने ये जानकारी पश्चिम बंगाल की सरकार को दी है, उसके बावजूद ये मदरसे चल रहे हैं। इसीलिए इस बात का उल्लेख मैंने किया था। उसी जमातुल बांग्लादेश के मदरसे पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, जिन कट्टरपंथियों की वजह से आज हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर। प्रोफेसर मंडल, आप बताइए, ये लिखित में बोला गया है संसद के अंदर। बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल में अगर घुसेगी तो पहला जिम्मेदारी है भारत सरकार की। बंगाल सरकार ने जो बड़वान ब्लास्ट में हिस्सा लिए थे उनको अरेस्ट किया, बंगाल सरकार ने किए थे, आपके एनआईए नहीं कर पाए। आपको शायद पता भी नहीं है, 2014 में जो बड़वान ब्लास्ट हुआ था, जेएमबी जहां इन्वॉल्व थे,
बंगाल की पुलिस ने उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। एनआईए ने कुछ नहीं कर कमाल की बात करते हैं आप प्रोफेसर मंडल। ये तो वैसा हुआ मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। पहले जब घुसपैठिए आते हैं आप कहते हैं कि भाई घुसपैठियों की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, फिर भारत सरकार कहती है कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र हम बढ़ा के 50 किलोमीटर कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठ हो रही है। आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो संयुक्त ढांचे पर हमला है, हम ये होने नहीं देंगे। आप बताइए ना आप चाहते क्या हैं? घुसपैठ को रोकें तो भी आप दुखी हैं, घुसपैठ ना रुके तो भी आप दुखी हैं। काम है मैडम, आपको साइड भेजे मैंने। अरे अगर रोकना घुसपैठ को रोकना काम बीएसएफ का है तो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ है? घुसपैठ ही रोकने के लिए कर रहे हैं। ऑथराइज्ड मद्रासा आपको पता नहीं है, बंगाल में जो ऑथराइज्ड मद्रासा है वो गवर्नमेंट चलाती है। अभी बीएसएफ की बात हो रही थी, अब आप कूद के मदरसे पे पहुंच गए। जब मैंने जमात की बात की तो आपने कहा जेएमबी है ही नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर। अरे प्रोफेसर मंडल एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना आप, तो एक बार में एक ही चीज पर बात कीजिए। वह हिंदू टीचर ज्यादा है। मैंने जमात की बात उठाई, आप सीधे कहीं और पहुंच गए। फिर मैंने घुसपैठियों की बात आपने की, फिर मैंने बीएसएफ का बताया, अब आप कहीं और पहुंच गए। अरेस्ट किया है आपने, नहीं किया हो, एनआईए नहीं, बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया है जमात को। चलिए अगर कुछ भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। गुरु प्रकाश अब इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर हम किसी और मुद्दे पे कूद के जाएंगे। एक जमात, बीएसएफ, पश्चिम बंगाल, मदरसा, आप इतने सारे विषय को एक साथ ले आए हैं, लेकिन आपने मेरे सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दिया। सीएए पर आपके नेता, आपके सांसद, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, अपोजिशन का क्या मतलब है? फिर आप ये आप इतने बड़ा सरकार हो, इतने बड़ा पार्टी है, लागू करो। अब लागू क्यों नहीं करते हो? ये सवाल करो। अरे हम अपोजिशन जब सुन लेते हो, आप इतना बड़े हो, इतना बड़े जानवीर हो, लागू कर लो। हंसते क्यों? लागू कर लो। हो गया सर। अरे आप चलिए आपको तृणमूल कांग्रेस की हरी झंडी मिल गई है, वो हर फोरम में सपोर्ट करेंगे सीएए को। आप लागू कीजिए, आप रूल्स को नोटिफाई कीजिए, फिर आगे की बात आगे देखेंगे और आपका यही क्लिप चलाएंगे। मनोजीत मंडल पर आखिरी कमेंट में लेना चाहती हूं ब्रिजेंद्र जी से। ब्रिजेंद्र नंदन दास, बांग्लादेश की सरकार से आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की सरकार से क्या आप कुछ चाहते हैं, किसी तरीके की मदद जो अल्पसंख्यकों को मिले बांग्लादेश में? भारत सरकार से हम, जी हाँ, भारत सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश सरकार से दोस्ती है, मित्रता है, तो उनको कहना चाहिए कि भाई ये सब हिंसा रुकना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए और सुरक्षा चाव चौबंद रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई अब दुर्घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब वहाँ के जो हमारे अल्पसंख्यक सामुदायिक लोग रह रहे हैं, हमारे भक्त लोग रह रहे हैं, जानते हैं, आपकी जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे बांग्लादेश में इस्कॉन के 40,000 जो है दीक्षित भक्त हैं वहाँ पे, 40,000। और जितने हिंदू धर्म के अल्पसंख्यक भक्त हैं सब इस्कॉन से कनेक्टेड, सब जुड़े हुए किसी किसी। तो वो उनकी सबसे बड़ा डर है सुरक्षा की, क्योंकि एक घटनाएं काफ़ी दिनों से चली आ रही, सालों चलती आ रही, और गवर्नमेंट हमेशा आश्वासन देती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। अगर पहले एक्शन ले लिया गया होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। बिल्कुल, और सिर्फ कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन ही नहीं होना चाहिए, इस मानसिकता पर भी अंकुश लगना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिन लोगों पर लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं, अगर उनको भारत में शरण चाहिए तो भारत में उनको शरण मिलनी भी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव मेरे यानी पद्मजा जोशी के साथ। टारगेटेड किलिंग के बाद अब लोगों की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ 24/7 तैनात है। आपको बता दें कि अभी जो पुंछ मेंढर में के जंगलों में ऑपरेशन चल रहा था, अब उसके 9 दिन बीत चुके हैं और लगातार दबिश डाल रही है जो सेना और एसओजी के जवान हैं। इस बीच लोकल लोग जो है उनको एक तरीके से आगाह भी किया गया है, उनको ये जानकारी दी गई है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि अब आखिरी असॉल्ट कभी भी शुरू हो सकता है। आतंकी ऑक्सीजन बंद करेगा हिंदुस्तान।
भारत के दुश्मनों का घाटी से सफाया करेगा हिंदुस्तान। सेना के जवानों की शहादत नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। निहत्थे निर्दोष लोगों को मारने वालों से हिसाब बराबर करेगा हिंदुस्तान। पिछले कुछ हफ्तों से कश्मीर में आतंकियों ने सेना के जवानों, कश्मीरी पंडितों, मजदूरों और गरीबों को निशाना बनाया है। पुंछ में शहीद हुए 9 सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए आतंकियों के खिलाफ 9 दिन से ऑपरेशन जारी है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने नियंत्रण रेखा का जायजा लिया। उस दौरान सेना के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हर जानकारी दी। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान MM नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा की स्थितियों का पूरा जायजा लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने ने आज अग्रिम चौक दौरे के दौरान उन्होंने अफसरों से बातचीत की और उसके साथ साथ उन्होंने जवानों से भी बातचीत की। एक टाइम जब आपके यहाँ ऑपरेशन चल रहा हो बिम्बर गली के जंगलों में, जहाँ 5 से 6 के करीब आतंकवादी हो और 9 दिन से ऑपरेशन चल रहा हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जवानों के बीच में आ जाए तो मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। आज कुछ ऐसा ही यहाँ आई है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन की, बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। मस्जिदों से ऐलान करवाया जा रहा है कि आप अपने दुकानें और मकानों के अंदर रहिए, दुकानें बंद रखिए, ताकि एक ऑपरेशन लॉन्च करके जल्दी से जल्दी इन आतंकवादी जो यहाँ पे पिछले कई महीनों से छुपे हैं उनको मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। ये बैठक कल शाम शुरू हुई, जो रात करीब 10 बजे तक चली। खबर है कि बैठक में कश्मीर के मौजूदा हालात पर काफी मंथन किया गया। वहां पिछले कुछ दिनों में जारी आतंकियों की कायराना हरकत पर भी चर्चा हुई। कश्मीर के हालात को देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई, जिससे आतंकी और उनके मददगार किसी भी तरह से अपना संदेश बाहर ना भेज सकें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी लोगों पर आतंकवादियों को खाना समेत दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराने का आरोप है। जहां एक और वादी कश्मीर के 11 इलाकों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर पुंछ में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैं इस समय बिम्बर गली के इलाके में हूँ। इस जंगल में पिछले 9 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। 5 से 6 के करीब आतंकवादी यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को इत्तला मिली है कि कुछ लोग इन्हें यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर और खाना प्रोवाइड कर रहे थे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में 8 लोगों को डिटेन किया गया है। बताया जाता है कि उनमें से एक माँ और बेटा भी हैं जो खाना प्रोवाइड कर रहे थे जंगल में छुपे हुए आतंकवादियों का। बताया जाता है कि इन आतंकवादियों ने इस जंगल में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश यही थी कि एक पूरा बेस सेटअप किया जाए ताकि इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ और राजौरी है, यहाँ पे हालत खराब किए जाए। अब देखिए कितनी चौकसी से हमारे सुरक्षा बल के जवान खड़े हैं, जगह जगह पर तैनात हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ दिया जाए, क्योंकि यह ओवरग्राउंड नेटवर्क है, यह बहुत ही खतरनाक है। यह हाथ में तो बंदूक होती नहीं, इसलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वो लोग हैं जो अक्सर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इस टेररिज्म का इकोसिस्टम जो जम्मू कश्मीर में इस समय एग्जिस्ट कर रहा है। और पुंछ के सुपरन कोच में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है, लेकिन घना जंगल और मुश्किल हालात होने की वजह से सेना को अब तक ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इस बीच सेना को यह जानकारी भी मिली कि कुछ लोकल लोग इन आतंकियों की लगातार मदद कर रहे हैं, जिसके बाद सेना ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। या कभी उस हिंदुस्तानी को टारगेट कर रहे हैं जो तिरंगा अपने देश में लिए घूमता है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि यहाँ पे अमनो अमान रहे, ये चाहते नहीं है मुस्कान कश्मीरियों के चेहरे पे रहे। इस समय अगर हम इस जंगलों की बात करें, बिम्बर गली के जंगलों को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश हो रही है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ गाँव वालों से कहा है कि किसी भी किस्म की कोई मदद इन आतंकवादियों को ना दीजिए, क्योंकि इस हाइडआउट में बताया जाता है कि काफी राशन प्रोवाइड किया गया है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि कौन लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जो मां बेटा जिसको डिटेन किया गया, बताया जाता है कि कई बार उन्होंने अपने घर में उन्हें छुपने की पनाह दी और कई बार उन्होंने उन्हें खाना भी प्रोवाइड किया। यही एक वजह है कि ये इतने दिनों से यहाँ सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है 3 महीने पहले बालाकोट के लाइन ऑफ कंट्रोल से ये क्रॉस करके आए थे, तब से इस जंगल में ये छुपे हुए हैं। पिछले 3 महीनों में देखा जाए तो 3 एनकाउंटर हुए हैं। पंगाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, थन्ना मंडी में उससे पहले एक आतंकवादी को मार गिराया था। ये उसी ग्रुप का हिस्सा बताए जाते हैं और यहाँ पे छुपे हुए हैं। जब तक यहाँ
जहां इन्हें लोकल कोई सपोर्ट ना कर रहा हो तो रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही एक वजह है कि शिकंजा कसा जा रहा है उन गांव वालों पे जो गांव वाले इन्हें मदद कर रहे थे। आतंक को मिटाना है, कश्मीर का अमन और चैन लौटाना है। हर मोर्चे पर तैयार है हिंदुस्तान की सेना। अब की बार आतंकियों पर होगा बड़ा और सबसे घातक प्रहार। प्रदीप दत्ता लगातार पिछले 9 दिनों से फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो अभी भी मेंढर में मौजूद हैं। प्रदीप, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, आखिरी प्रहार कब होगा? देखिए, लग रहा है कि आखिरी प्रहार की तैयारियां हो रही हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मस्जिदों से ऐलान करवाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी जंगल की तरफ ना जाएं और लोगों को से कहा है कि आप अपने घरों में बैठे रहें और दुकानों को भी कहा है कि बंद कर दें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आखिरी प्रहार होने के वक्त शायद हो सकता है कि आतंकवादी वहाँ से भागने की कोशिश करें और ये भी हो सकता है कि वो किसी को होस्टेज बना लें या किसी को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्हें लोगों से प्यार तो है नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ से बच के निकलना चाहते हैं। और आर्मी की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस जंगल में उनका सफाया किया जाए और यही वजह है कि वो कोई कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते, किसी किस्म की कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं चाहते और लगातार अनाउंसमेंट इस मामले में की जा रही है, मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाई जा रही है और इस समय पूरा वहाँ पे इलाका पूरी तरह खाली है, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त हो सकता है कि वहाँ पे जिसे आखिरी असॉल्ट कहते हैं वो लॉन्च किया जाए, क्योंकि उन्हें ठिकाना तो पता चल गया। लेकिन वजह यह है कि जंगल बड़ा घना है और उस घने जंगल में कई बार क्या होता है कि आप जरा सी भी अगर चूक आपसे हो जाए तो नुकसान हो सकता है। यही हमने देखा है कि पिछले 9 दिनों में हुआ। जब पहली बार पेट्रोलिंग पार्टी अंदर गई थी उस समय भी ऐसे ही हुआ था, जब उन पर फायरिंग होगी जिसकी वजह से 5 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर था। 3-4 दिन के बाद और लगातार अभी भी फायरिंग चल रही है इन जंगलों में। एक तस्वीर जो कि प्रदीप ने हमारे लिए भेजी है, उनको अगर आप देख के समझ जाएंगे कि ऑपरेशन कितना मुश्किल है। जिस तरीके के घने जंगल और पेड़ वहां पर हैं, कुछ भी आगे या पीछे दिखना नामुमकिन सा हो जाता है। यहां पर जो वहां पर कंट्रोल एक्सप्लोजन्स किए जा रहे हैं उनकी एक तस्वीर आपके सामने है। लगातार मेंढर से अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर। सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं उस आसमानी आफत की जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में तो हालात ऐसे हैं कि करीब 25 से ज्यादा लोगों की बाढ़ की वजह से अभी तक जान जा चुकी है। नैनीताल में हालत बहुत ही खराब है। हल्द्वानी, चमोली, रामगढ़, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कुदरत ने कहर बरपाया है। चारों ओर तबाही का मंजर छाया है। बारिश ऐसी कि जल प्रलय आया है। उत्तराखंड में बेमौसम बरसात हुई और ऐसी हुई कि चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर है। नैनीताल, हल्द्वानी, रामगढ़, चमोली, हर जगह बाढ़ का सितम है। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड के रामगढ़ ब्लॉक में बादल फटने के बाद कैसी तबाही आई वो इन तस्वीरों से साफ समझ में आ रहा है। बादल फटने की वजह से एक मकान ढह गया। इस मकान में मौजूद 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और फंसे हुए लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। नैनीताल में तो भारी बारिश के बाद सड़कों पर झील बहने लगी है। तस्वीरों में देखिए, गाड़ियां माचिस के डिब्बों की तरह बह रही है। इतना पानी है कि पूरी की पूरी कार ही डूब गई। नैनीताल में झील किनारे तोड़कर बह रही है। आसपास के रिहायशी इलाकों में झील का पानी घुसा हुआ है। लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। बारिश की वजह से कोसी नदी का पानी रिजॉर्ट में आ गया। इससे रिजॉर्ट परिसर में खड़ी कार डूब गई है, जबकि रिजॉर्ट में पानी ज्यादा होने से 150 से ज्यादा पर्यटक रिजॉर्ट में फंसे हैं। पर्यटकों को निकालने के लिए रामनगर से रेस्क्यू टीम और एक बस भेजी गई। करीब 20 घंटों से लगातार बारिश ने अक्टूबर में नैनीताल के जलस्तर के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। नैनीताल में 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश दर्ज हो चुकी थी, जिसकी वजह से झील का जलस्तर 12.2 फीट के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को पार कर गया। झील का पानी ओवरफ्लो होकर मॉल रोड तक पहुंच गया है। नैनीताल के नैन देवी मंदिर का मंजर देखिए, पूरा का पूरा मंदिर परिसर डूब गया।
8 से 10 फीट पानी भर गया है, इंसान को तैरकर बाहर निकलना पड़ रहा है। नैनीताल के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई है, जिसके बाद क्रेन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि रास्तों को खोला जा सके। मेरे साथ धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज बस इतना ही, लेकिन एक जरूरी सूचना सुनते जाइए। प्रियंका गांधी ने आज यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 40% बेटियों को टिकट में हिस्सेदारी की बात की। लेकिन प्रियंका का जवाब बड़ा हैरान करने वाला था जब उनसे यह पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक वर्कर ने एक विधायक पुत्र पर रेप का आरोप लगाया है। आपका स्टैंड क्या है? इस सवाल से पहले उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे देखना आपके लिए जरूरी है। आज रात 8 बजे नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का। आप भी इस शो के लिए अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है।